नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए डॉक्यूमेंट्री। टॉपिक है जिसका 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस। 1951 में और कुछ पहले के समय में भी भारत इंपोर्ट और कुछ बाहरी अन्य कारकों पर भी कुछ ज्यादा ही निर्भर था और जिसके कारण भुगतान संतुलन घाटे में चल रहा था। भारत की आर्थिक समस्या 1985 से बिगड़ने लगी थी। उस समय दो मेजर फैक्टर्स थे, एक आयात में वृद्धि और दूसरा भारतीय व्यापार का संतुलन, और इससे देश डबल घाटे में चल रहा था। और उसी समय पूर्वी ब्लॉक का पतन हुआ, जिसके साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे और जिसने पैसा एक्सचेंज करने की अनुमति भी दी थी, उन्होंने कुछ मुद्दे खड़े कर दिए। और इसी दौरान 1990 के अंत में खाड़ी का एक युद्ध होता है और ये युद्ध इराक और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में था। और इसी दौरान भारत इस युद्ध के ओर अग्रसर हुआ और भारत की स्थिति और गंभीर हो गई। और फिर भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 3 सप्ताह के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं था। और इससे अतिरिक्त खाड़ी का युद्ध कुवैत और इराक के बीच में हुआ था। इस संघर्ष ने व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से घाटे में लाया, क्योंकि भारत कच्चे तेल के लिए इन देशों पर ही निर्भर था और कच्चे तेल की कीमतों में और उछाल मारा और भारत को भुगतान संतुलन को असंतुलन की ओर बढ़ा दिया। इस बीच सरकार अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की और कगार पर थी। उसी वर्ष जुलाई में कम भंडार के कारण रुपये में तीव्र अवमूल्यन हुआ, जिसने दोहरे घाटे की समस्या को और बढ़ा दी। और उसी वर्ष फरवरी 1991 को चंद्रशेखर सरकार बजट पारित करने में असमर्थ रही। बजट असफल पारित होने के कारण रेटिंग में गिरावट आई, जिसके कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पैसा लेना चुनौतीपूर्ण और महंगा हो गया। इसने देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को दिए जाने वाले अपने ऋण कार्यक्रम को सस्पेंड कर दिया और विश्व बैंक ने अपनी सहायता बंद कर दी। इन कार्यवाहियों ने संकट से निपटने के लिए सरकार के विकल्पों को सीमित कर दिए और उसे अपने पेमेंट्स में से चूक से बचने के लिए और कठोर कदम उठाने पड़े। और हमारी सरकार ने संकट से बचने के लिए कई उपाय लागू किए, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भारत के स्वर्ण भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गिरवी रखना शामिल है। इस कदम का उद्देश्य भारत के ऋण दायित्व को पूरा करना और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बहुत जरूरी विदेशी मुद्रा को सुरक्षित करना था। हालांकि ये निर्णय विवादों से मुक्त नहीं था। कुछ लोगों ने इसे कठोर और हताश करने वाला निर्णय माना। आलोचकों ने देश के सोने को गिरवी रखने के निर्णय को सरकार के सीमित विकल्पों और संकट प्रभावित ढंग प्रबंधित करने में असमर्थता के संकेत के रूप में देखा। आर्थिक संकट ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि भारत को विश्व बैंक और IMF द्वारा लगाई गई शर्तों को स्वीकार करना पड़े, जिसमें संरचनात्मक सुधार शामिल थे। परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विदेश भागीदारी के लिए खोल दिया गया, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग भी शामिल थे। उदारीकरण की ओर इस कदम को कुछ लोगों ने बहुत जरूरी फंड हासिल करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जरूरी माना। ऋण भुगतान की इस चूक से भारत की अर्थव्यवस्था पर विदेशी संस्थाओं के प्रभाव और महत्वपूर्ण उद्योगों पर नियंत्रण से संभवित नुकसान के बारे में चिंता भी पैदा हुई। 1991 के बाद भारत की उदारीकरण नीतियों ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण को बढ़ावा दिया, लेकिन लाभों के असमान वितरण, बेरोजगारी और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं इस टॉपिक का कोशिश और कॉन्टेक्स्ट। 1970 के दशक के दौरान IMF ने पूंजी नियंत्रण की आलोचना करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपने ही दृष्टिकोण से इस धारणा से दूर कर दिया कि उच्च बेरोजगारी मुख्य रूप से अपर्याप्त मांग के कारण थी। इसकी बजाय उन्होंने आर्थिक मुद्दों के कारण के रूप में अनम्य श्रम बाजार और अन्य आपूर्ति पक्ष कारकों के महत्व पर ज्यादा जोर देना स्टार्ट किया। और इन बदलते विचारों ने अंततः वॉशिंगटन सर्वसम्मति के रूप में पहचाने जाने वाले आधार को तैयार किया। आर्थिक उदारीकरण की रणनीतियों से वॉशिंगटन स्थित संस्थाओं द्वारा भारत जैसे विकासशील देशों पर अपनी नीतियों को थोपने का पूरा मौका मिल गया, और जिसमें IMF, विश्व बैंक और संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विभाग भी शामिल थे। और इसी दौरान वॉल्कर शॉक ने विकासशील दुनिया से पूंजी बहिर्वाह का कारण बना, जिससे लैटिन अमेरिका और भारत सहित अन्य विकासशील देशों में बाहरी डॉलर मूल्य वर्ग के ऋण संकट और आर्थिक मंदी पैदा हुई। अब सुनना, मेन पॉइंट अब आता है कि अमेरिका महाशक्ति कब बना था। देखिए, 1991 में खाड़ी का युद्ध हुआ और जिसने तेलों की कीमत में उछाल मारा, और इसी दौरान USSR तथा पूर्वी ब्लॉक के विघटन, और यही मेजर रीजन थे जिससे अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना। और यही संकट और वैल्यूएशन ऑफ करेंसी के कारण हुआ था। चालू खाता का घाटा और इन्वेस्टर के विश्वास ने एक्सचेंज की दर में और तेज गिरावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 80 के दशक के मध्य में
भारत में भुगतान संतुलन की समस्या शुरू हो गई। खाड़ी के युद्ध के कारण भारत का तेल इंपोर्ट का बिल बढ़ गया, एक्सपोर्ट में गिरावट आई, ऋण सूख गया और इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाला और जिससे परिणाम एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस के रूप में सामने। 1980 के दशक के अंत तक भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। संकट का मुख्य कारण विदेशी ऋण। 1980 के दशक भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से भारी मात्रा में उधार लिया था और ये आंशिक रूप से बुनियादी ढांचा की परियोजना के लिए था और औद्योगिकरण की वित्त पोषण करने के लिए था। लेकिन फिर भी देश 1991 तक भुगतान संतुलन से गंभीर संकट का सामना कर रहा था और उस समय हम अपनी ऋण की सेवा करने में असमर्थ थे और हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार समाप्त हो रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्या भी थी, जिसमें कम बचत और इन्वेस्टमेंट रेट्स और अपर्याप्त एक्सपोर्ट ग्रोथ शामिल थी। 1991 तक विदेशी मुद्रा का भंडार इस हद तक सूख गया था कि भारत मुश्किल से 3 सप्ताह के इंपोर्ट का वित्त पोषण कर सकता था। 1991 के मध्य में भारत की एक्सचेंज रेट में भारी समायोजन किया गया। भारतीय रुपये के मूल्य में भारी गिरावट शुरू हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने आंशिक कार्रवाई की, अंतर्राष्ट्रीय भंडार का विस्तार करके और मूल्य में गिरावट को धीमा करके मुद्रा का बचाव किया। हालांकि 1991 के मध्य में लगभग विदेशी भंडार समाप्त हो गया, तो भारत सरकार ने प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले 3 दिनों के भीतर 1 जुलाई से 3 जुलाई 1990 2 चरणों में एक तेज अवमूल्यन की अनुमति दी और ऐसे ही रिकवरी स्टार्ट हुई। जनवरी 1991 में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार $1.2 बिलियन था और जून तक आधा हो गया था, जो मुश्किल से लगभग 3 सप्ताह के आवश्यक आयातों के लिए पर्याप्त था। भारत अपने बाह्य भुगतान संतुलन दायित्व पर चूक करने से केवल कुछ सप्ताह ही दूर थे और उस समय भारत सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $2.2 बिलियन इमरजेंसी लोन प्राप्त करना था। लेकिन भारत के 67 टन सोने का भंडार को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक को $600 मिलियन जुटाने के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भेजना पड़ा और इसी दौरान भारत सरकार द्वारा पूरे सोने की भंडार को गिरवी रखने की खबर पूरे देश में फैल गई। इस कदम ने राष्ट्रीय भावना को आहत किया और लोगों में आक्रोश पैदा किया। जब लोगों ने खबर सुनी कि सोने को 21 मई से 31 मई 1991 एक चार्टर्ड विमान के माध्यम से लंदन ले जाया गया, तो जनता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ये सब कांड सरकार ने 1991 के आम चुनावों के बीच में किया। इसीलिए चंद्रशेखर सरकार, जिसने हवाई मार्ग से सोने को लाने की अनुमति दी थी, वो कुछ ही महीनों के बाद गिर गई। इस कदम को भारतीय लोगों के कल्याण पर भुगतान संतुलन संकट को प्राथमिकता देने के रूप में देखा गया और पीवी नरसिम्हा राव की आर्थिक सुधार प्रक्रिया को गति दी। खैर, 2024 में आरबीआई ने 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन से भारत को अपना 100 टन सोना वापस कर दिया है और इस प्रक्रिया से भारत ने अपने अधिकांश सोने का भंडार को अपनी तिजोरियों में रखना शुरू कर दिया है। अब चलो देख लेते बीच में रह जाने वाला अंडर द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। पीवी नरसिम्हा राव ने जून में प्रधानमंत्री पद संभाला और मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने कई सुधार किया। सामूहिक रूप से भारतीय मीडिया में उदारीकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। औपचारिक रूप से 1 जुलाई से सुधार स्टार्ट होता है। 1 जुलाई को आरबीआई ने रुपए को 9% अवमूल्यन किया और 3 जुलाई को 11% अवमूल्यन किया। बाजार की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए इसे 2 चरणों में विभाजित किया गया। पहले 9% की छोटी गिरावट कर प्रधानमंत्री राव द्वारा आगे बढ़ाए गए सुधारों उन लोगों में विरोध का काफी सामना कर जो मानते थे कि इनसे भारत की स्वायत्तता में कमी आएगी। लेकिन पदभार ग्रहण करने के 1 सप्ताह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राव द्वारा दिए गए भाषण इन सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट की। श्री राव, जिन्होंने पिछले सप्ताह के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उन्होंने पहले ही राष्ट्र को साथ ही एक IMF ये संकेत दिया है कि भारत के सामने कोई नरम विकल्प नहीं और उसे विदेशी निवेश के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। पहले बाधित करने वाली नौकरशाही और लाल फीता से कम करना चाहिए और औद्योगिक नीति को सुव्यवस्थित करना चाहिए। फिर क्या परिणाम आया देखिए, क्योंकि परिणाम लीडर के कॉन्फिडेंट पे आधारित होता है। 1991 में आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के बाद भारत ने पर्याप्त आर्थिक विकास का अनुभव किया और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा। भारतीय सरकार की उदारीकरण की नीतियों ने विदेशी निवेश को आकर्षित करके व्यापार संबंधों को बढ़ाकर और घरेलू आर्थिक सुधारों को बढ़ावा इस विकास को सुगम बनाया। हालांकि जहां कुछ लोग तर्क देते हैं कि विकास असमान रहा और उदारीकरण की नीतियों लाभ पूरे देश में समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं, असमानता बढ़ी है क्योंकि अमीर और गरीब के बीच में चौड़ी खाई हो गई और हाशिए पर पड़े समुदाय पीछे छूट गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि उदारीकरण नीतियों का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसी आलोचना के बावजूद भारत सरकार उदारीकरण की नीतियों को बढ़ावा देना जारी रखती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक एकीकृत होने का प्रयास करती है और इस नीतियों की सफलता एक बहस का विषय बनी हुई है।
और नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और नागरिक समाज समूहों के बीच एक चर्चा का महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित भारत की जीडीपी 1991 में $266 बिलियन से बढ़कर साल 2023 में 3.7 ट्रिलियन हो गया है, जबकि इसकी क्रय शक्ति क्षमता 1991 में $1 ट्रिलियन से बढ़कर साल 2023 में $13 ट्रिलियन हो गई। गरीबी 2005-06 में 55.1% से घटकर साल 2019-20 में 16.4% हुई है। आर्थिक विकास के अलावा भी भारत में कई सारे विकास हुए हैं, जैसा कि लोगों के लिए भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा 1990 में औसतन 58.7 ईयर से बढ़कर 2021 में औसतन 67.2 ईयर हुई है, मतलब 9 साल एवरेज एज बढ़ी है। और ये चुनौतियां सिर्फ विकसित देशों तक ही सीमित नहीं, बाकी देश भी ऐसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत द्वारा इनकी काफी बेहतर ढंग से समाधान किया जा रहा है। भारत सरकार ने इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न नीतियों को लागू किया है, जैसे कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा पहल और शिक्षा सुधार। हालांकि प्रगति महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश है, और ये अभी तक कंटिन्यू है। बाकी और देश ऐसे डेवलपमेंट में कामयाब है, क्योंकि भारत भुगतान संतुलन का सामना करना अभी भी जारी रखता है। तो इसके विपरीत चीन और वियतनाम जैसे देश अधिशीष हासिल करने में कामयाब रहे। ये इसलिए होता है, भारत अपने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और FPI विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, इन दोनों के रूप में पूंजी प्रवाह पर निर्भर करता है। हालांकि विदेशी निवेश पर यह निर्भरता भारत को बाहरी झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। ऐसी भेदता का एक उदाहरण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि का संभावित प्रभाव है। दर वृद्धि की स्थिति में भारत जैसे जोखिम भरे उभरते बाजारों में विदेशी निवेशक अपने निवेश को यूरोप और अमेरिका जैसे सुरक्षित बाजारों की ओर पुनः निर्देशित कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप ये निवेशक मुद्रा परिसंपत्तियों के बदले भारतीय रुपये में मूल्यांकन अपनी संपत्तियां बेच देंगे। परिणाम स्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा और रुपये का मूल्य कमजोर हो जाएगा और आयात अधिक महंगा हो जाएगा। तो ये बस आज यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखें। हमें सपोर्ट करने के लिए वही रोज का लाइक शेयर सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, एक बात कहना रह गया था, ये सब हम संशोधित जानकारी पेश कर रहे हैं, अपने मन से हम कुछ ऐड नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच।